दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में, जो कि एक मेजर पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के एक मेजर हिस्सा है। राइट। और मेजर हिस्सा किसका है वो ऑलरेडी आप लोग को पता ही है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसका फंडामेंटल एनालिसिस, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसका प्रॉपर बिजनेस मॉडल क्या है। तो इस बिजनेस मॉडल के हिसाब से इसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है और आगे के लिए कितना अपॉर्चुनिटी बन रहा है, उसके बाद इसका फिनेंशियल भी चेक करेंगे। और आखिर में आज पर तो प्रैक्टिस हम लोग चेक करेंगे इसका टेक्निकल एनालिसिस। तो 6 सेटअप में हम लोग लगभग कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कितना प्राइस रेंज हम लोग को कैप्चर करना ज़्यादा सही है, और लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म में क्या टारगेट होने वाला है, एक एक करके प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। तो आखिर तक वीडियो को जरूर देखिएगा सो दैट आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन सही से मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मार्केट डिलाइट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ बात करने वाला हूं आज रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। तो सबसे पहले इसका बिजनेस मॉडल एक बार देख लेते हैं। तो बिजनेस मॉडल के हिसाब से यहां से 73% आप लोग का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहां पे कंट्रीब्यूट हो रहा है फ्रॉम कार्बन। तो कार्बन का जो डिस्टिलेशन और कार्बन का कैंसिलेशन प्लांट का जो टेक्नोलॉजी है, इसका जो मशीनरी है, वो वहां पे सप्लाई करता है रेन इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज का इसका बहुत अच्छा खासा ग्लोबली पकड़ है। और मैं एक तरफ का आप बोल सकते हो कि एक तरफ का आप लोग यहाँ पे मोनोपोली क्रिएट किया गया है। राइट। एक लीडिंग आप लोग का सपोर्टर है फ्रॉम द फॉर द एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। उसके साथ साथ टिटेनियम डाइऑक्साइड और स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का भी इसका हिस्सा बहुत अच्छा खासा है। तो 73% इसका कंट्रीब्यूशन ऐसे जगह से आ रहा है जो कि जितना तक, जब तक एल्यूमिनियम और स्टील इंडस्ट्री चलेगा तब तक इसका बिजनेस, ये वाला 73% वाला बिजनेस काफी अच्छा खासा चलेगा, इसका कार्बन वाला जो बिजनेस है। राइट। और जो उसका सेकेंड है, 18% कंट्रीब्यूशन करता है, वो एडवांस मटेरियल से करता है, जो कि पेट्रोकेमिकल्स से केमिकल्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहा है, और एनवायरमेंट फ्रेंडली रॉ मटेरियल आप एक्सट्रैक्शन के ऊपर फोकस कर रहा है। जैसे कि ये अभी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड, हर सेक्टर का आप लोग बात कर लो, हर देश के ऊपर आप लोग बात कर लो, काफ़ी अच्छा इसका फोकस है। तो इस फोकस के ऊपर इसका फायदा उठाते हुए, इसका अपॉर्चुनिटी उठाते हुए रेन इंडस्ट्रीज का 18% कंट्रीब्यूशन यहीं से आ रहा है। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा सबसे एवरग्रीन सेक्टर जो है सीमेंट सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सेक्टर है। तो प्रिया सीमेंट के नाम से यहाँ पे जो ब्रांड का नाम है प्रिया सीमेंट, तो यहाँ पे जो आप लोग का हाई परफॉर्मेंस सीमेंट प्लांट का इसका सेटअप ये बिठाता है। तो इसका साउथ इंडिया का बहुत ज़्यादा अच्छा खासा रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। तो उसके वहाँ से 9% का कंट्रीब्यूशन होता है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ। अगर बात किया जाए इसका एंड यूजर जो इंडस्ट्री होता है, कौन कौन हो सकता है, सबसे मेजर में है एल्यूमिनियम, जैसे कि हम लोग बात किए। तो स्टील इंडस्ट्रीज, ग्राफाइट इंडस्ट्रीज, रिफ्रैक्टरी हो गया, ऑटोमोटिव सेक्टर में भी इसका अच्छा खासा फोकस है। और यहाँ पे आपका प्रिंटिंग देख लीजिए, या आप लोग का फाइनली में आप लोगों को कार्बन ब्लैक देख लीजिए, हर जगह में स्पेशलिटी केमिकल देख लीजिए, स्पेशलिटी केमिकल को अच्छा खासा यहाँ पे पकड़ है। और एडेसिव के ऊपर जैसे कि पिडिलाइट इंडस्ट्रीज का ये सब चीज हो गया। तो इतना अच्छा हर जो सेक्टर है जो कि डिमांड में है, और उसका फोकस जो है रेन इंडस्ट्री का प्रोडक्ट के पास है। तो आप लोग सोच सकते हो कि इसका कितना अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट। करेक्ट। और इसका अगर आप लोग बात करोगे जियोग्राफिकल आप लोग का जो प्रेजेंस होता है, तो जियोग्राफिकल प्रेजेंस भी इसका अच्छा खासा है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ऑल इंडिया में भी इसका प्रेजेंस है, जैसे कि तेलंगाना में, या आप लोग का साउथ इंडिया में तो अच्छा खासा है ही, और आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में भी इसका प्लांट है। लेकिन वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो अफ्रीका में इसका रेवेन्यू ज़्यादा आता है जियोग्राफिकल। तो यहाँ पे आप लोग को अगर जूम कर दोगे तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा अफ्रीका से सबसे ज़्यादा इसका रेवेन्यू आ रहा है, और एशिया से भी सेकेंड हाईएस्ट, और यूरोप में थर्ड हाईएस्ट में। राइट। और यहाँ पे कार्बन का प्लांट कहाँ कहाँ पे है, और ये अगर सीमेंट का ऊपर भी फोकस किया जा रहा है, एडवांस मटेरियल का ऊपर फोकस किया जा रहा है, तो हर जगह में आप लोग को दिखेगा कि इसका जो ग्लोबली प्रेजेंस है, इसका एक यूएसपी बन गया है। करेक्ट। और बाकी बहुत चीज यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, काफी ट्रांसपेरेंसी तरीके से ये प्रेजेंट किया गया है अपना जो एनुअल रिपोर्ट में। एक एक करके आप लोग देख सकते हो, आपके पास टाइम अगर है तो। राइट। और बाकी तो हम लोग अभी फिनेंशियल एनालिसिस में चलते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे मैं आपको लेना चाहूँगा स्किनर.com का। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 3,883 करोड़ का ये कंपनी है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। और यहाँ पे डेट आप लोग को दिखेगा काफ़ी ज़्यादा,
8768 करोड़ का डेट, राइट। तो अगर बात किया जाए मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इसका डेट काफ़ी ज़्यादा है, ओके। और यहाँ पे आप लोगों को पता है कि ये कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, यहाँ पे कैपिटल बहुत ज़्यादा घुसता है। और यहाँ पे आरओसी अगर आप लोग दिखोगे तो 8.18 दिखेगा। और अगर डेट बहुत ज़्यादा है तो जैसे कि हम लोग आरओई देख नहीं सकते, रिटर्न ऑन इक्विटी का हम लोग का कोई भी काम नहीं है। और डेट टू इक्विटी रेशियो भी निकल के आता है 1.69। हम लोग का जो थ्रेशोल्ड है 1, उसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, करेक्ट। और यहाँ पे प्लेस परसेंटेज 0 है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रोमोटर होल्डिंग 50% से भी नीचे है। और यहाँ पे 50% से जब नीचे होता है तो हम लोग का एक बनता है प्रैक्टिस किया, एक बार जाके हम लोग इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर ले। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से प्रोमोटर का होल्डिंग लास्ट 3 साल से सेम ही रहा हुआ है। और एफआईआई का जो होल्डिंग है वहाँ पे घटा हुआ है, 5% के आसपास घटा हुआ है। और पब्लिक के पास यहाँ पे बढ़ा हुआ है। तो पैसा ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम एफआईआई टू पब्लिक, करेक्ट। और यहाँ पे डीआईए का भी कुछ हिस्सा बढ़ा हुआ है, बीच में बहुत घट गया था, फिर यहाँ पे बढ़ के 2.21 आ गया है। तो आप लोग को दिखेगा कि यहाँ पे फंडामेंटली कंपनी काफ़ी वीक है। फिनेंशियल के ऊपर बात कर लो या फंडामेंटली के ऊपर बात कर लो, यहाँ पे काफ़ी वीक है। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट के ऊपर बात किया जाए तो यहाँ पे कंसिस्टेंटली प्रॉफिट है ही नहीं। प्रॉफिट है, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, बट स्टिल कंसिस्टेंट नहीं है। तो कंसिस्टेंसी का बहुत ज़रूरत है, जैसे कि आप हम लोग को पता है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसका जो फ्री कैश फ्लो है वो 2029 करोड़ का 3 साल का, और 5 ईयर्स का यहाँ पे 3861 करोड़ का। तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर कैश फ्लो भी कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर का कैश फ्लो में थोड़ा दिक्कत होता है, तो उसके हिसाब से कोई भी दिक्कत अभी के लिए नहीं है। तो फंडामेंटली कंपनी थोड़ा सा वीक है, बट इसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे अगर उसके जो होता है आप लोग का ऑपरेशन, अगर अच्छा खासा ऑपरेशन करता है और यहाँ पे आरओसी इंप्रूव करता है, तो यहाँ पे हम लोग एक लंबा अपॉर्चुनिटी देख पाएंगे। और यहाँ पे जिसका जितना प्राइस है 115, तो छोटा सा हिस्सा अगर हम लोग का पोर्टफोलियो में भी रहेगा तो उतना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आप लोग को काफ़ी फेवरेबल दिख सकता है। 5813 के हिसाब से यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, यहाँ पे आप लोग को गिरावट ही दिखेगा अभी के लिए फॉर द शॉर्ट टर्म। तो इस गिरावट के हिसाब से यहाँ पे आप लोग को फॉर द शॉर्ट टर्म आप लोग को 111 का एक टच जो लेवल है ये देखने के लिए मिल सकता है। 1 वीक के ऊपर बात किया जाए तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा एक कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी हुआ है, ब्रेकआउट जैसा नजर आ रहा है, बट स्टिल यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं है ब्रेकआउट का। और 1 मंथ के हिसाब से बात किया जाए तो यहाँ पे एक जो कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, और क्रॉस ओवर में इंटेंसिटी पकड़ने का यहाँ पे एक चीज, मतलब यहाँ पे कंफर्मेशन थोड़ा बहुत तो आ ही रहा है, राइट। तो ये क्रॉस ओवर कितना तक टिकेगा तो यह आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से बात किया जाए तो 111 एक अच्छा खासा लेवल है जिसमें आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे मल्टीबैगर पैटर्न के हिसाब से बात किया जाए तो लास्ट बना था आप लोग का तो 2016 में, उसके बाद अच्छा खासा रिटर्न तो दिया हुआ है, लगभग 10 गुना के आसपास, सॉरी 10 गुना मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे अगर प्राइस था 30, तो यहाँ पे 400, यस 10 गुना से भी ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न दिया हुआ है। लेकिन अभी के लिए जो बना हुआ है यहाँ पे रिवर्स ट्रायंगल, तो रिवर्स ट्रायंगल, इस रिवर्स ट्रायंगल ज़्यादा शार्पनेस के साथ बिल्कुल भी नहीं है। तो उस शार्पनेस को आप लोग रेस्पॉन्ड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जब भी इसका क्रॉसओवर होता है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं बताया कि छोटा सा हिस्सा एक इन्वेस्टमेंट करना, उसमें कोई की दिक्कत की बात नहीं होगा, करेक्ट। और यहाँ पे मैं बात करूंगा हम लोग का जो सबसे रिलायबल पैटर्न होता है, हम लोग का कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसका हम लोग प्राइस एक्शन में बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा कि ये जो रेंज है, ये वाला जो रेंज वाइज इसका जो ट्रेडिंग है, सेटअप है, ये काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन कभी ये पैरेलल बनता है, कभी ये कोन टाइप बनता है, उसको आपको देखना पड़ेगा। तो अभी के लिए जो ये कोन टाइप बना हुआ है यहाँ पे आप लोग का जो रेंज है, तो इस रेंज के अंदर में ये मूवमेंट करेगा, जरूर मूवमेंट करेगा। तो उसके हिसाब से भी यहाँ पे अगर थोड़ा सा ऊपर जाकर देखोगे तो 110 का आसपास का यहाँ पे टारगेट दिख सकता है। तो फिर यहाँ से लेकर आप लोग एक स्विंग ट्रेड का मामले में, स्विंग ट्रेड के हिसाब से आप लोग स्टॉक को ले सकते हो। तो उसको उसके हिसाब से आप लोग ये नीचे वाला को अगर आप लोग शॉर्ट करते हो तो ऊपर वाला को आप लोग स्टॉप लॉस रखे, अगर आप लोग बाय करते हो तो नीचे वाला को आपको स्टॉप लॉस रखे काम करना होगा। तो सो दैट आपका स्विंग ट्रेड में अच्छा खासा मुनाफा कमा सको, करेक्ट। और यहाँ पे इस वाला जो चार्ट को, इसको ध्यान से आप लोग देख लेना, अगर होता है तो स्क्रीनशॉट लेके इस हिसाब से आप लोग को ट्रेड करना ज़्यादा अच्छा रह सकता है। और यहाँ पे मैं बात करूँगा डाइवर्जेंस की, तो यहाँ पे छोटा सा कंफ्यूजन हो सकता है
कि डाइवर्जेंस बना हुआ है, बट स्टिल अगर आप लोग जूम करके प्रॉपरली देखोगे यहाँ पे कोई भी डाइवर्जेंस नहीं बना हुआ है। तो इसको मैं जानबूझ के इसको सामने लाया हूँ, स्क्रीन पे लाया हूँ, सो दैट आपको जो कन्फ्यूजन है उसको दूर कर सकूँ, सो दैट आपको जो भी इन्वेस्टमेंट है वो सही ढंग से बैठ सके। तो यहाँ पे आप लोग को कोई भी डाइवर्जेंस नहीं दिख रहा है, तो डाइवर्जेंस के हिसाब से आप लोग को फिलहाल शॉर्ट टर्म में कोई भी टारगेट नहीं ले सकते या कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। यहाँ पे कोरिलेशन कोफिशिएंट की मैं बात करूंगा तो यहाँ पे कोरिलेशन कोफिशिएंट निकल के आता है 0.2। तो निफ्टी कहीं पे भी मूव कर ले तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप इंडिविजुअल बेसिस में, स्टैंड अलोन बेसिस में रेन इंडस्ट्रीज को एनालिसिस करना काफी ज्यादा अच्छा रह सकता है। और यहाँ पे मैं बात करूंगा हम लोग को जो कंफर्मेशन देता है, जो हम लोग को कॉन्फिडेंस लाता है और कंक्लूजन पे लाके खड़ा करता है हाइकेनेसियन स्टोकेस्टिक आरएसआई में। तो यहाँ पे आप लोग को फॉर द शॉर्ट टर्म 1 डे चार्ट के हिसाब से ओवरबॉट जोन में है आपका स्टोकेस्टिक आरएसआई और 2 रेड कैंडल बना हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पे गिरावट तैर है, तो यहाँ पे गिरावट दिखेगा ही दिखेगा। तो उसका गिरावट कहाँ तक जाएगा, वो जैसे कि हम लोग बात किए 111 तक जा सकता है आराम से। तो 111 110 के आसपास का एक बार आप लोग को देखना है कि ये ओवरसोल्ड जोन में आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है। अगर ओवरसोल्ड में जोन में आया हुआ है और 2 ग्रीन कैंडल बना हुआ है, जैसे कि आज पता प्रैक्टिस, यहाँ पे अच्छा खासा आप लोग एक बाइंग सिग्नल देख सकते हो, करेक्ट। और 1 वीक के हिसाब से बात किया जाए तो यहाँ पे रेंज के अंदर ही है, तो उसके हिसाब से कोई भी कंक्लूजन निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। 1 मंथ के हिसाब से बात किया जाए तो यहाँ पे ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में चल ही रहा है, लेकिन कोई भी सेलिंग सिग्नल आज अभी तक नहीं आया हुआ है, कोई कंफर्मेशन के साथ सेलिंग सिग्नल नहीं आया है। तो इसके हिसाब से आप लोग को कोई भी डिसीजन लेना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा फॉर द लॉन्ग टर्म। अभी जो भी आप लोग का ट्रेंड है फॉर द लॉन्ग टर्म, जैसे कि बुलिस है, तो उस बुलिस के हिसाब से आप लोग को ट्रेड करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कुल मिला के यहाँ पे ये पूरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टॉक तो बिल्कुल भी है नहीं। अगर इसका जो परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है तब जाके ये बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकता है, बट इसका जो बिजनेस मॉडल है इसके लिए ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हूँ। उसके बेसिस में अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो तो प्राइस बहुत कम है, तो आप लोग इसमें एंटर कर सकते हो। तो ये था रेन इंडस्ट्रीज का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीटली। कोई भी दिक्कत हो वो भी आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, कोई भी डाउट हो, राइट। और अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट आपको ऐसे ही स्टॉक का प्रॉपर एनालिसिस आपके सामने मैं ला पाऊँ। और लाइक कर देना बॉस, फिर से मैं बता रहा हूँ, सो दैट हौसला बना रहता है। आपका अपना अपना पोर्टफोलियो कर, अपना फैमिली का सबका ख्याल रखिए। अगले वीडियो के लिए मेरे को इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।